ये सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी नेता आमिर खान पर असहनशील क्यों होते जा रहे हैं। राम माधव के बयान पर गौर कीजिए कि आमिर खान ऑटो वालों को तो सिखाते फिर रहे हैं, मगर अपनी पत्नी को क्यों नहीं सिखाते। और फिर कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने छाती पीटकर यह कहा कि भाई जिस तरह से दिलवाले पिट गई, अब बारी दंगल की है। सवाल यह है कि अगर इन दोनों बयानों पर हम गौर करें तो क्या ये काम हमारे रिस्पेक्टेड नेताओं के हैं। एबीपी न्यूज पर हम इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ भी रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से सबका परिचय करा दूं। मेरे साथ अनिल बलूनी साहब हैं बीजेपी की तरफ से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से, विजय शंकर तिवारी हैं जो कि वीएचपी से हैं और अंसार रजा भी हैं। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम रुख करेंगे बहस का। साल के आखिर में यानी क्रिसमस पर रिलीज हो रही आमिर खान की दंगल सुर्खियों में है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों ही इशारों में आमिर पर निशाना साधा है। जब कोई इस समाज को कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही तो जरा गुस्सा आ जाता थोड़ा सा, फिर उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं। तो अभी एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है ना। दंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग मेरा। विजयवर्गीय ने आमिर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये वही नेता हैं जो शाहरुख खान को देशद्रोही बता चुके हैं। असहनशीलता पर बोलते हुए शाहरुख खान ने अवार्ड वापसी का समर्थन किया था, जिसके बाद रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म दिलवाले का काफी विरोध हुआ था। दिलवाले की रिलीज के पहले दिन शहर शहर पोस्टर्स जलाए गए और शो तक रद्द करने पड़े। कहा तो ये भी गया कि दिलवाले को इस विरोध का नुकसान झेलना पड़ा था। फिल्म ने सिर्फ 150 करोड़ का बिजनेस किया। और अब आमिर की दंगल इस साल 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है। आमिर इन दिनों दंगल की शूटिंग कर रहे हैं। आमिर खान ने 2 महीने पहले नवंबर में देश के बिगड़े माहौल पर कहा था कि उनकी पत्नी किरण को देश में डर लगता है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. असहनशीलता पर आमिर के बयान का भी काफी विरोध हुआ था। हाल ही में अतुल्य भारत कैंपेन से हटाने को भी इसी से जोड़कर देखा गया। तब सरकार ने सफाई दी थी कि अतुल्य भारत कैंपेन बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, इसीलिए आमिर विज्ञापन से बाहर हो गए। लेकिन अब बीजेपी महासचिव राम माधव कह रहे हैं कि देश की प्रतिष्ठा के बारे में सिर्फ ऑटो वालों को नहीं, बल्कि पत्नी को भी ज्ञान देना चाहिए। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना है, सबका भाषण, ऐसा देश कैसे चलेगा। अतुल्य भारत के कैंपेन में आमिर देश की प्रतिष्ठा के लिए ऑटो वालों को नसीहत देते हुए दिखते थे। ये बदमाश देश का नाम, देश की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं और आप सब खड़े खड़े देख रहे हैं। अब आमिर तो अतुल्य भारत का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन सरकार राम माधव के सुझाव को अच्छा बता रही है। उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है उन्हें देश के बेहतर होगा कि अपने परिवार में दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं। नवंबर में आमिर खान ने जब असहनशीलता पर बयान दिया था, तब देश के बिगड़े माहौल पर चर्चा हो रही थी। अब बिगड़े माहौल पर देश में तो चुप्पी है, लेकिन इन 3 महीनों में आमिर अतुल्य भारत और रोड सेफ्टी कैंपेन से बाहर हो चुके हैं और उन पर हमले अब भी जारी हैं, जो दंगल तक पहुंच गई है। तो सिलसिलेवार तरीके से वो सवाल हम आपके सामने उठाना चाहेंगे जो इस बहस में हम उठा रहे हैं आपके सामने। पहला सवाल कि आखिर आमिर पर बीजेपी असहनशील क्यों है, यह आपके सामने हमारा पहला सवाल है। इसके अलावा जो हम सवाल आपके सामने उठा रहे हैं, क्या बीजेपी असहनशीलता के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, ऐसा क्यों? तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अनिल बलूनी साहब का। अनिल जी, पहला सवाल, मुझे याद है पिछली बार जब कैलाश विजयवर्गीय ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था तो 12 घंटे में उन्हें अब माफी मांगनी पड़ी थी, बयान वापस लेना पड़ा था।
मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि दंगल का भी मंगल हो, दिलवाले का जैसा हश्र हुआ है वही हाल अब दंगल का भी हो। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या नेताओं का ये काम होता है कि वो फिल्मों को हिट और फ्लॉप करवाएं, इस तरह से धमकी दें एक सार्वजनिक मंच के ऊपर से? क्या इन्हें शोभा देता है अनिल जी? नहीं अभिसार जी, देखिए जो कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान दिखा रहे हैं उसमें कहीं किसी के लिए नहीं कहा गया, कहीं ऐसा नहीं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि आमिर खान जी के लिए कहा गया है। मैंने अभी वो बयान सुना है, उसमें कहीं आमिर खान जी का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं इस बारे में नहीं है। तो मुझको लगता है कि इसमें आप माना कि आज उत्तरायण है, पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग पतंग उड़ाते रहिए। इसमें कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने किसी भी हालत में आमिर खान जी के लिए नहीं कहा है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं कैलाश जी को जानता हूं, उन्होंने इस बारे में नहीं कहा है, इतना मेरा कहना। नहीं, कैलाश जी को मैं भी जानता हूं। कैलाश जी को हम इस तरह से जानते हैं कि उन्होंने आमिर खान के बयान को इस बात से जोड़ के देख लिया था पहले कि वो देश में काला धन लाए जाने के विरोध में है, नंबर 1। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में शाहरुख खान का मन लगता है वहीं चले जाएं। तो कैलाश विजयवर्गीय जी को हम भी जानते हैं, माफी मांग चुके हैं। अभिसार जी आज की बात करें, गलत फहमी में जीना एक अलग बात है, आज की बात कीजिए, मगर जानबूझ के जीना, गलत फहमी में जीना एक बहुत दूसरी बात है। आज सुनिए अभिसार जी, कहीं भी कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान मैंने सुना है, उसमें कहीं भी आमिर खान जी का जिक्र नहीं है। और इस तरह की कोई फिल्म आ रही है दंगल, वो तो आपके, मेरे को भी आपके चैनल से अभी समझ आया है कि कोई फिल्म आने वाली है, कहीं नहीं। उन्होंने जरूर ये कहा है कि जो सहिष्णुता पे जो दंगल चल रहा है, असहिष्णुता पे जो दंगल चल रहा है, इसका अंत लास्ट में मंगल से ही निकलेगा, ये बात है। चलिए, बहुत ही मासूमियत मैं महसूस कर रहा हूं अनिल जी के बयान में। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कुछ गलत नहीं है साहब, कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया है, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। मैं इतना जानता हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी कि मध्य प्रदेश में जब दिलवाले रिलीज हुई थी उस वक्त थिएटर मालिकों को धमकाया गया था, उस वक्त मुझे याद है पोस्टर्स फाड़े गए थे, ये तमाम चीजें हुई थी, हकीकत थी। और अब अनिल बलूनी साहब का यह कहना कि नहीं साहब उन्होंने जिक्र नहीं किया दंगल का। नहीं, अनिल बलूनी जी एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि कैसे ऐसा हो सकता है जिसे माननीय मोदी जी चुने हों अपने ब्रांड एम्बेसडर, अपने बगल में बिठाए हों और उसकी महिमा मंडित किए हों, उसकी बैसाखी लेके अपने अभियान को चलाया हो, उस व्यक्ति को विजयवर्गीय से या कोई भाजपाई कैसे कोस सकता है? बताइए, मोदी जी की चयन प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह कैसे लगाएंगे ये लोग? नहीं साहस है, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, यही तो कह रहे हैं हमारे अनिल बलूनी जी। लेकिन समझने वाले समझते हैं, है क्या, जिस विचारधारा से ये लोग आते हैं, उस आरएसएस की उस विचारधारा में यही हिंसक और कट्टरवाद ही है, और कहीं किसी चीज का स्थान नहीं है। आप ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, एक धर्म विशेष के प्रति, एक धर्म विशेष के प्रति अखिलेश जी जो संगठन यहाँ पर नहीं है उस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे हैं। तो ये देखिए विजय शंकर जी, ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, आप कह चुके, अब आपका रिकॉर्ड जरा थोड़ा खिंच रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं विजय शंकर तिवारी जी, हम इस गलत फहमी में न रहे। आमिर खान को लेकर मैं आ रहा हूं, आमिर खान को लेकर बीजेपी के नेताओं की क्या राय है हम जानते हैं। अब दंगल का भी अमंगल हो, मैं ये जानना चाहता हूं कॉन्टेक्स्ट क्या था कैलाश विजयवर्गीय का? क्या इस तरह के धमकी भरे तेवर सार्वजनिक मंच से शोभा देते हैं बीजेपी के एक नेता को? विजय शंकर जी, अभिसार जी मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, अभी आप जो दिखा रहे थे मैंने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन मैंने इस संबंध में जो भी सुना है उसके संबंध में उन्होंने किसी कोई नाम नहीं लिया है। लेकिन एक परसेप्शन क्या है अभिसार जी, सठे साठम समाचरित, सठ के साथ सठ का ही व्यवहार होना चाहिए, तभी उसको पता चलता है। जो लोग ये कहते हों कि देश असहिष्णु हो गया है, ये देश रहने लायक नहीं है, तो उस व्यक्ति के विषय में आप माला पहनाएंगे क्या?
हार पहना कर स्वागत ये तय कौन करेगा? स्वाभाविक है। इस कमाल देश है। की जनता जो मैं अंसार रजा एक मिनट अंसार रजा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहां पर एक मां ने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर एक आशंका जताई थी। उस मां को अधिकार है बात रखने का, और यहां कह रहे हैं जैसे को तैसा। असल में अभिशार जी मसला ये है कि अभी आपने दो लोगों के बयान सुने, बलूनी साहब को भी सुना आपने, तिवारी जी को भी सुना। मुझे लगता है कि इंटॉलरेंस यहीं से शुरू होती है। इन लोगों को चाहिए ये था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी बात पैदा ना हो कि जिसमें खलफिशार पैदा हो। दोनों लोगों को विजय वर्गीय की बात का खंडन करना चाहिए था। एक साहब कह रहे उन्होंने नाम नहीं लिया, दूसरे साहब कह रहे उन्होंने नहीं इस अंदाज से नहीं कहा। फिर आखिर कहा क्या है? अगर दूसरा अगर पहलू अगर हम आप उसको ले लें, अगर नेताओं की, चाहे वो विजय वर्गीय हों और चाहे आपके राम माधव हों, अगर इतनी ही पब्लिक सुन रही होती तो आज कश्मीर में इनके समर्थन से चलने वाली सरकार, वहां आईएसआई के झंडे नहीं लहराए जा रहे होते। मैं एक मिनट रोकूंगा आप सबको, क्योंकि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को साथ लेके इतना कठोर नियम लागू किया, और उसके बावजूद लोगों ने उसको साथ दिया, लोगों ने पूरी तरह से उसको फॉलो किया। इतना कठोर नियम था। तो इसका मतलब हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। दिल्ली के लोग जबरदस्त लोग हैं। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बशर्ते गवर्नेंस सेक्रेटेरिएट से बाहर निकल के जनता को साथ लेके की जाए। तो दिल्ली के लोगों को तहे दिल से बधाई। और इन 15 दिनों में केवल इस देश के लोग नहीं देख रहे थे, पूरी दुनिया के लोग देख रहे थे कि दिल्ली में ऑड इवन सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। सो पूरी दुनिया के सामने दिल्ली के लोगों ने एक मिसाल पेश की है। जनता ने इसको 2000 रुपए के फाइन की वजह से नहीं फॉलो वो किया कि 2000 रुपए का फाइन था। 2000 रुपए का फाइन इतना ज्यादा था कि लोग डर गए थे। 2000 रुपए का फाइन तो लोग ऐसे ही एक पिक्चर देख के आते हैं, उसमें 2000 रुपए खर्च हो जाते हैं। लोगों ने उसको एक्चुअली समझा और तब उन्होंने दिल से इसका साथ दिया। तो सबसे पहले तो जनता को बधाई, दूसरा दिल्ली पुलिस को बधाई। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इस पूरी मुहिम के अंदर सहयोग किया, ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह से इसमें सहयोग किया, हम ट्रैफिक पुलिस का, दिल्ली पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने धूप में खड़े होके बड़ी मेहनत की, बहुत पोलाइटली लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में बताया। कहीं कोई वायलेशन हुआ तो फूल देके, हाथ जोड़ के उनको उनके कर्तव्य के बारे में बताया। सभी वॉलंटियर्स को बधाई, मीडिया को बधाई। मीडिया के दोस्तों ने जिस तरह से इसके ऊपर डिबेट चलाया, हमें हमारी कमियां समय समय पे बताई, उन कमियों को हम दूर करते रहे। मीडिया के साथियों को बधाई, जुडिशरी को बधाई। जुडिशरी का इस दौरान जो हम लोगों को साथ मिला, जुडिशियल ऑर्डर्स का तो साथ मिला ही मिला, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ओवरवेलमिंग जो था पर्सनली मेरे लिए, कि हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थे, वो एग्जेम्प्टेड थे, लेकिन कई हाई कोर्ट के जजेस पैदल कोर्ट आए। कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब ने, कारपूलिंग की। इससे जो लाखों करोड़ों लोगों का मनोबल बढ़ा और इससे जो लाखों लोग इंस्पायर हुए, वो काबिले तारीफ है। हम सैल्यूट करते हैं हमारे जुडिशरी को, जजेस को, जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पीडब्ल्यूडी का और उनके पूरे ऑफिसर्स का, उनको बधाई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बधाई, उनके ऑफिसर्स ने रात दिन मेहनत की। मेट्रो के सभी कर्मचारियों को, मेट्रो के पूरे मैनेजमेंट को शुक्रिया। उन्होंने जिस तरह से पीक कैपेसिटी के ऊपर अपनी ट्रेन चलाई और उस दौरान पूरा सहयोग किया। उन सभी महिलाओं को बधाई और शुक्रिया जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में होते हुए भी उन्होंने इस दौरान ऑड इवन को फॉलो किया।
और अपने सिटीजनशिप का इजहार किया। इस दौरान पोल्यूशन तो कम हुआ, पोल्यूशन कितना कम हुआ इसके बारे में अभी गोपाल जी आपको थोड़ा सा डेटा देंगे। पोल्यूशन कम हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों को इसका महत्व नजर आया वो था कि सड़कों के ऊपर कंजेशन कम हो गया, सड़कें खाली हो गई दिल्ली की। जहां लोग 1 घंटे में पहले पहुंचा करते थे वो आधे घंटे में पहुंचने लग गए, जहां लोग 2 घंटे में पहुंचते थे 1 घंटे में पहुंचने लग गए। ये सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट नजर आया कि दिल्ली की सड़कें खाली हो गई। एक तरह से आपकी जिंदगी में रोज अगर आप 4 घंटे सड़क पे बिताते थे तो 2 घंटे में अगर काम चल जाए तो आपकी जिंदगी में डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा भगवान मिल गए इस पूरे ऑडी-1 की वजह से, तो उतनी आपकी जिंदगी बढ़ गई। और जितना समय आप सड़क पे बिताते थे, जो खिच-खिच और जो इरिटेशन ट्रैफिक की होती थी, वो थोड़ा दिमाग की शांति बढ़ी लोगों की। इसका सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया कि जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जी ये कंटिन्यू करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, वो सबसे ज्यादा लोगों को फायदा महसूस हुआ। और लोग कह रहे हैं कि हम जो भी तकलीफ हुई वो तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। कुछ हद तक सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ा, कारपूलिंग करने के लिए पड़ोसी से बात करनी पड़ी, तो आस पड़ोस में सामाजिक इंटरकोर्स बढ़ा। एक जो इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है कि हमारी बसेस की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। कई लोग कह रहे थे जी हालांकि ऑडी-1 है लेकिन बसें भी खाली चल रही है, इसका क्या कारण है? तो यहां पर आमिर खान के ऊपर हम बहस कर रहे हैं, मगर यहां पर अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे ऑड-इवन तजुर्बे को एक सफल बताया, किस तरह से समाज साथ जुड़ा। पॉल्यूशन को लेकर अब से बस कुछ देर में वो विस्तार से जानकारी देंगे। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बहस जारी है कि आखिर आमिर खान पे असहिष्णु क्यों होते जा रहे हैं बीजेपी नेता। हम सीधे रुख करना चाहेंगे फिल्म समीक्षक मयंक शेखर का, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मयंक, ये किसी भी फिल्म मेकर या फिल्म कलाकार के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, बुरे ख्वाब से कम नहीं है, जब प्रभावशाली नेता इस तरह के बयान दें कि दंगल का हम अमंगल करेंगे, जैसे दिलवाले फ्लॉप हुई वैसे ये भी फ्लॉप होगी। ये एक नई सोच एक तरह से दिखाई दे रही है जो मुख्य धारा के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। मयंक, नहीं देखिए, जहां तक भारत का सवाल है ये अतुल्य भारत है और यहाँ पे सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अगर आमिर खान कुछ कहते हैं तो कोई और भी कुछ कह सकता है, बट जब तक कि आप किसी को फिजिकली या फाइनेंशियली हर्ट ना करें। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि कोई कुछ भी कह सकता है, बट कौन कह रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कोई सरकार की स्टेटेड पोजीशन हो कि अगर कोई सरकार के विरुद्ध कुछ कहे तो सरकार उनके विरुद्ध जाएगी या रूलिंग पार्टी उनके विरुद्ध जाएगी, तो ये ओपनली कह देना चाहिए, फिर बात बहुत गंभीर हो जाती है। ये पहली बात। दूसरी बात आई थिंक इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि इस देश में क्रिकेट और बॉलीवुड के अलावा हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई रूलिंग पार्टी या कोई पॉलिटिशियन किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप बना सकता है। एक कैंपेन जरूर चला था। अगर आप व्हाट्सएप देख रहे थे उस समय जब दिलवाले आई थी, तो बहुत लोग कुछ ऐसी बातें कह रहे थे कि आप वो फिल्म देखने ना जाए क्योंकि ये गद्दार ने बनाई है ये फिल्म, और अजीबोगरीब बातें कह रहे थे। कौन कह रहा था वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट कैंपेन जरूर चला था ना। अब बट वो जो फिल्म ने ज्यादा बिजनेस नहीं किया, बट ये आप एट्रीब्यूट करें क्योंकि इस कैंपेन के लिए किया, ये गलत होगा। आई थिंक उसका क्रेडिट या श्रेय जो है फिल्म के ज्यादा अच्छे बिजनेस का वो तो तब भी प्रोड्यूसर को जाना चाहिए, बिकॉज हम मनोरंजन के लिए तो इस देश में हम कहीं भी जाएंगे, बिकॉज ज्यादा साधन नहीं है। आई डोंट थिंक पॉलिटिशियंस हमें रोक सकते हैं। विजय, क्या इस बात से हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि बीजेपी के मुख्य धारा के नेता आमिर खान पर या शाहरुख खान पर इस तरह के बयानात दे रहे हैं? अब राम माधव साहब का ये मशवरा देना कि उन्हें अपनी बीवी को सिखाना चाहिए था, पहली बात क्या एक औरत अपने मुक्त आजाद विचार नहीं रख सकती? भाई क्यों सिखाएं वो अपनी पत्नी को? नहीं, मुझे लगता है कि राम माधव ने उस समय जब ये बयान जारी दिया तो उस समय
उन्होंने आमिर खान का पूरा उस समय का बयान पढ़ा नहीं था। आमिर खान ने ये उसी समय अपनी बीवी को एक तरह से कहो समझाना या उनको इस बात से संतुष्ट करना कि ये देश बेहतर है रहने के लिए। जब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने जब कहा तो ये मेरे लिए डिजास्टरस तो वही चीज वो साफ हो गई थी। उसके बाद लगातार तंज कसना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आमिर खान के बहाने उन तमाम लोगों पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है जो असहमति का अधिकार रखते हैं, ना केवल अधिकार रखते हैं बल्कि असहमति के अपने शब्द समाज के सामने, सोशल मीडिया के सामने बयान जारी करके रखते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के असहमति के जो सुर हैं उनको पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। अनिल बलूनी साहब, मैं आपसे सीधा ही सवाल करना चाहता हूं। जो बात राम माधव कह रहे हैं कि उन्हें अपनी पत्नी को सिखाना चाहिए था, मुझे इस बयान से ही आपत्ति है। किरण राव क्यों नहीं अपनी एक आजाद विचार रखें? क्यों आमिर खान उन्हें सिखाएं कि उन्हें क्या सोचना चाहिए? हालांकि आमिर खान कह चुके थे उनकी राय के बारे में कि दिस इज डिजास्ट्रस। ये तो अपने आप में बहुत ही सामंती सोच लग रही है मुझे। देखिए अभिसार जी, जो राम माधव जी का बयान है उसमें भी मैं पहले जरूर कहना चाहूँगा कि उसमें कोई नाम नहीं, और फिर दोबारा से वो आप लोग अपनी कल्पनाशीलता दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात मुझे अभिसार जी बड़ी हैरानी लगती है कई बार कि आमिर खान जी को अपनी बात को कहने का अधिकार है, अखिलेश प्रताप जी को अपनी बात कहने का अधिकार है, मयंक शेखर को, अंसार रजा को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन राम माधव को कहने का अधिकार नहीं हो सकता है। कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी को अपने बात को कहने का अधिकार नहीं, उस पे इंटॉलरेंस जो आता है मुझे कई बार समझ नहीं आता। आप लोग किस तरह जरा बयान के तेवर देखें, मुझे बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। अनिल जी, आपका बयान बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। सुनिए, एक विचार होता है, एक विचार होता है और नाम भी नकारात्मक विचार होता है। आपको हर वक्त हास्यास्पद, एक निहायत ही नकारात्मक विचार होता है। अनिल जी, मुझे तो बहुत ही नकारात्मक विचार लगा ये। अनिल बलूनी साहब, बात में और तंज में फर्क होता है। गलत तरीका। हम यहाँ बात रख रहे हैं कि राम माधव के अंदर ताकत होती तो सब कुछ उन्होंने जाकर के किया, आईएसआई के झंडे नहीं रुकवा सके। हमने बात कही है, तंज नहीं कसा, वो तंज कर रहे हैं। भाई अभिसार जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने पूरी बात नहीं खत्म करता और आप लोग बीच में बोलने लग जाते, अच्छी बात नहीं है। देखिए अभिसार जी, एक तो मैं आपसे, मेरा अनुरोध है, आप किसी की बात को हास्यास्पद कहना ये सब बंद कर दीजिए, अच्छी बातें नहीं है। आप हर बार सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं, ये तरीका ठीक नहीं। वो सर्टिफिकेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या है। मैं सर्टिफिकेट क्यों दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, कैलाश विजयवर्गीय और राम माधव में समानता क्या है? दोनों अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। दोनों अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। हामिद अंसारी पर क्या कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने? माफ कीजिएगा, हामिद अंसारी ने, राम माधव ने क्या कहा था? क्या हम भूल चुके हैं? तो दोनों ही अपने बयानों के लिए माफी मांग। बहरहाल इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके लिए सीधे हम रुक करना चाहेंगे रोमाना का। ABP ब्रेकिंग न्यूज।